हाय गाइस, माई सेल्फ नीलम राठौड़। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इकोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोलॉजी चारों जो पार्ट हैं वो आपके क्लास 10th में हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य। आज की क्लास में ये चैप्टर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, भोजन और मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले बात करेंगे पोषण की। पोषण क्या होता है? पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण किया जाता है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं सबसे पहला टॉपिक है अपना पोषण। तो पोषण क्या है? एक क्रिया है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि पोषण क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी जीव की वृद्धि के लिए पोषण आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? किसी भी जीव की वृद्धि में जो सहायक तत्व होते हैं, कोई भी जीव है उसकी वृद्धि करवाने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। वह सभी तत्व जो जीव की वृद्धि में सहायक होते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी थी पोषण की, फिर अपन बात कर रहे हैं पोषक तत्व। ऐसे सभी तत्व जो जीव की वृद्धि में सहायक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लिपिड, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे। ठीक है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या इसी को क्या बोला जाता है? लिपिड, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे। ये सारे के सारे पोषक तत्व हैं जो किसी भी जीव की वृद्धि करवाने के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक प्रकार का अगर आप बात करोगे तो कार्बनिक यौगिक होता है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। अगर आप बात करोगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जितना भी अनाज होता है
सारा का सारा अनाज जो है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आपकी शर्कराएं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब भी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होती है। इसके अलावा स्टार्च और सेलुलोज। अपन बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है सारे के सारे अनाज में, शर्कराओं में बात कर रहे हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इसके अलावा स्टार्च और सेलुलोज में क्या प्रेजेंट रहता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ग्लूकोज जो रहता है मेनली गेहूं के रूप में आप प्रयोग करते हो तो वहाँ ग्लूकोज का ही कर रहे हो। फ्रक्टोज जो है वो आपका पके हुए फलों में पाया जाता है, मेनली अंगूर में, ठीक है। लैक्टोज जो होता है आपका दुग्ध में उपस्थित रहता है। स्टार्च की बात करोगे तो आलू और चावल इसका अच्छा स्रोत होते हैं। और अगर अपन सेलुलोज की बात करेंगे तो पादपों में उपस्थित होता है, ठीक है। अपन ने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में अनाज, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन ध्यान रखना है, किसी भी जीव का प्राथमिक जीवाणु प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। किसी भी जीव का प्राथमिक जीवाणु जो होता है, किसी भी जीव का शरीर जो बना रहता है वो किससे बना रहता है, मेनली प्रोटीन से बना रहता है। दालों में प्रेजेंट होता है मेनली। इसके अलावा प्रोटीन की अगर बात करोगे तो मेनली दालों में पाया जाता है। दालों में भी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन उपस्थित होता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे, इनमें क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करोगे वसा या लिपिड, तो जितना भी आपका तेल, घी, मक्खन, ये सब किस में आते हैं, वसा या लिपिड में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे खनिज लवण। बहुत सारे खनिज जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब खनिज के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप रेशों की बात करोगे तो पत्तेदार सब्जियों में रेशे उपस्थित होते हैं, ठीक है। अपन पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं। प्रोटीन जो होता है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। वसा या लिपिड जो है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन की अपन डिटेल में बात करेंगे। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं, जल आप सब जानते ही हैं। और रेशे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके काम की कि ये आपके शरीर में कार्य क्या करते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो इसका मेन कार्य जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कोई भी जीव है उसके जैविक क्रियाएं जो होती है वो ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है। और वो ऊर्जा जो है वो आपको कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। जंतुओं में ये ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, जबकि अगर आप पौधों की बात करोगे तो ये स्टार्च की फॉर्म में वहाँ संग्रहित रहता है। ऐसी अगर अपन बात करेंगे वसा या लिपिड की, तो वसा या जो लिपिड है वो करता क्या है, एक तो ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरी बात शरीर जो रहता है उसको क्या बनाता है, सुडौल बनाता है। तीसरा अगर अपन बात करते हैं किसके, प्रोटीन के कार्य की, तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है वृद्धि और मरम्मत का। किसी भी जीव का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी पुनः वृद्धि और मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। इसके अलावा
विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टर्म होती है संतुलित। जो टॉपिक अपना चल रहा है आप सबको उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, इसलिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं किसकी, संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट की। संतुलित भोजन होता क्या है, यदि ऐसा भोजन जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व, जैसा अपन ने अभी बात करी थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, तो उस भोजन को क्या कहा जाता है, संतुलित भोजन कहा जाता है। वापस रिपीट कर देती हूँ, ऐसा भोजन जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, रेशे, खनिज लवण सभी प्रचुर मात्रा में या निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित हों, संतुलित भोजन कहलाता है। अब ये आवश्यक क्यों है, संतुलित भोजन क्यों आवश्यक होता है, एक तो जो आपका शरीर है उसको क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है। दूसरा, आपका जो दिमाग है उसको तेज चलाता है। तीसरा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, शरीर की वृद्धि करवाने में आवश्यक होता है। संतुलित भोजन की बात कर रहे हैं अपन, क्यों आवश्यक है किसी भी जीव के लिए, कि इस शरीर की क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, और आपका जो दिमाग है उसको क्या करवाता है, तेज चलाता है। इसलिए सभी जीवों को संतुलित भोजन आवश्यक होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। दूसरा हो जाएगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। थर्ड हो जाएगा आपका दिमाग तेज चलाता है। और चौथा हो जाएगा आपका शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, दिमाग तेज चलाने के लिए, और वृद्धि जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसलिए आवश्यक होता है। बात करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो ये क्या होती है, कोई भी जीव है उसके द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो इसी क्षमता को संतुलित भोजन क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे असंतुलित भोजन क्या होता है। असंतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें
आपके अपन ने अभी देखा था पोषक तत्व, कोई भी पोषक तत्व हो उसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वो भोजन क्या कहलाता है, आपका असंतुलित कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें कोई भी पोषक तत्व अनुपस्थित हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, संतुलित भोजन जो जो काम कर रहा था, असंतुलित भोजन अगर आप करेंगे तो जितनी भी क्रियाएं हो रही थी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। शरीर क्या हो जाएगा आपका, अस्वस्थ। दूसरा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरा, दिमाग जो है वो क्या चलने लग जाएगा, तेज नहीं चलेगा। और चौथा जो है वो शरीर की वृद्धि जो है वो क्या हो जाती है, घट या अवरुद्ध हो जाती है। अगेन बात करेंगे, असंतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें कोई भी पोषक तत्व अनुपस्थित हो। अब उसके कारण होगा क्या क्या, शरीर जो है वो अस्वस्थ हो जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो घट जाती है, आपका दिमाग जो है वो तेज नहीं चलता है, और शरीर की वृद्धि जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन देखेंगे कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, जब भी शरीर में लंबे समय तक, किसी भी जीव के शरीर में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो जो रोग या विकार उत्पन्न होता है उसे कुपोषण कहा जाता है। कोई भी जीव है उसके शरीर में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होने पर जो रोग या विकार उत्पन्न होता है वो कुपोषण कहलाता है। अब कुपोषण जो है वो होता क्यों है, सबसे पहले तो बढ़ती हुई जनसंख्या जिसके कारण सभी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण प्रत्येक व्यक्ति जो है वो संतुलित मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसका जो कारण है वो क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। कि अगर व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको स्थिति को अपन क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। लंबे समय तक जीव के शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होने पर उत्पन्न विकार कुपोषण कहलाता है। लंबे समय तक कोई भी पोषक तत्व कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका कुपोषण। अब इसके 3 टाइप है मेनली, एक है आपका प्रोटीन कुपोषण, सेकंड हो जाएगा आपका विटामिन कुपोषण, और थर्ड हो जाएगा आपका खनिज कुपोषण। बात कर रहे हैं कुपोषण की। कुपोषण में भी प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रोटीन कुपोषण की।
प्रोटीन कुपोषण होता क्या है, नाम से ही क्लियर है। यदि लंबे समय तक भोजन में किसकी कमी रहे, प्रोटीन की, लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए तो जो कुपोषण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी होने पर प्रोटीन कुपोषण उत्पन्न होता है। लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की अगर कमी हो रही है तो प्रोटीन कुपोषण उत्पन्न होता है। प्रोटीन कुपोषण जो है मुख्यतः बच्चों में देखने को मिलता है। ये कुपोषण आपको मुख्यतः बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर एज की बात करेंगे तो 1 से 3 साल के बच्चे इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रोटीन कुपोषण मुख्यतः बच्चों में, और बच्चों में भी किस एज के बच्चों में, 1 से 3 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब प्रोटीन कुपोषण की वजह से मुख्यतः दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन कुपोषण की बात कर रहे हैं कि लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो मुख्यतः प्रोटीन कुपोषण उत्पन्न होता है। इसमें भी दो प्रकार के रोग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्वासी-ऑर्कर और मैरास्मस। क्वासी-ऑर्कर और मैरास्मस नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्वासी-ऑर्कर की अगर बात करेंगे तो छोटे बच्चों को प्रभावित करेगा। होता क्या है इसमें कि बच्चा जो है उसको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वो इस रोग का शिकार हो जाता है। इस रोग में जो मुख्य लक्षण प्रकट होते हैं वो है बच्चे का पेट फूलकर बाहर आ जाना, शरीर में सूजन आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, भूख का कम लगना और आपकी जो त्वचा रहती है वो क्या हो जाती है, काली व खुरदरी हो जाती है। क्वासी-ऑर्कर रोग की बात कर रहे हैं, मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। बच्चे भी कौन से, 1 से 3 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं अपन। लक्षण जो है मुख्यतः कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक तो बात कर रहे थे कि पेट जो है वो फूलकर बाहर आ जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, इसके अलावा त्वचा जो है वो काली व खुरदरी हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है और भूख क्या लगती है उसको कम लगती है। तो अगर ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो उस रोग को क्या कहा जाता है, क्वासी-ऑर्कर रोग कहा जाता है। इसके अगर बचाव की या उपचार की बात करोगे तो उसमें प्रोटीन युक्त भोजन को आपको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन में आपको सबसे ज़्यादा अपने भोजन में दालों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अपन ने बात करी थी कि जो दालें होती है वो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होती है। तो बात करेंगे क्वासी-ऑर्कर। मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। कारण क्या हो जाएगा इसका, प्रोटीन की कमी। अगर लक्षण की बात करेंगे, पेट का फूलकर बाहर आना, दूसरा
शरीर में सूजन आ जाना। तीसरा, त्वचा का काली खुरदरी होकर फटना। चौथा, भूख का कम लगना। पांचवा, चिड़चिड़ापन। प्रोटीन कुपोषण देख रहे थे कि लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। उसमें भी अपन बात कर रहे थे क्वाशी-ऑर्कर की। प्रोटीन की कमी से होता है, मुख्यतः बच्चों में होता है। लक्षण जो हैं वो पेट का फूलकर बाहर निकलना, शरीर में सूजन का आना, त्वचा का काली खुरदरी होकर फटना, भूख का कम लगना और चिड़चिड़ापन। ठीक है। और बचाव या उपचार की बात करोगे भोजन में दालों का प्रयोग करना और दूसरा हो जाएगा आपका अंडा व मांस को सेवन करना। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण से संबंधित मैरास्मस रोग की बात करेंगे। ये भी प्रोटीन कुपोषण से संबंधित रोग होता है जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग में होता क्या है, जो शरीर है वो ढांचेनुमा हो जाता है, मतलब केवल हड्डियां दिखाई देने लग जाती है। बच्चा जो है वो अत्यधिक कमजोर हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर धस जाती है और चेहरा पीला पड़ जाता है। ठीक है। मेनली किसको प्रभावित करता है? बच्चों को। मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। कारण अगर देखोगे तो प्रोटीन की कमी, और अगर लक्षण की बात करेंगे शरीर का ढांचेनुमा होना, दूसरा कमजोरी आना, तीसरा आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाना, और चौथा हो जाएगा आपका चेहरे का पीला पड़ना। अगर बचाव की बात करोगे तो दालों युक्त भोजन का सेवन करना। बात कर रहे हैं मैरास्मस की, मेनली बच्चों को प्रभावित करता है, कारण प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण की अगर बात करेंगे तो शरीर ढांचेनुमा हो जाता है, कमजोरी आना, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाना, चेहरे का पीला पड़ना, और बचाव जो है वो है दालों युक्त भोजन का सेवन करना। ठीक है। इस टॉपिक का अगला पोर्शन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।